फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम का अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम कुछ परिभाषाएं, चिंपांजी पर किए गए कोलर का प्रयोग और अंतर्दृष्टि से सीखने की कुछ विशेषताएं, इनको प्रभावित करने वाले कारक और इनकी आलोचना और शैक्षिक उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, अधिगम का अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत। इसे समप्राकृतिक सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दोनों ही नामों से जाना जाता है और ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। समप्राकृतिक नाम आता है तब भी आपको वही डेफिनेशन देनी है और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आता है तब भी आपको वही डेफिनेशन देनी है। दोनों की डेफिनेशन क्या है? एक ही है। तो समप्राकृतिक सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स वर्थिमर ने किया था। तो मैक्स वर्थिमर का नाम भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कॉफ्को एवं कोहलर ने क्या है, सिद्धांत को विकसित कर आगे बढ़ाया। इन्होंने कुछ प्रैक्टिकली इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किया है। तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। तो ये शब्द जर्मन भाषा का है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है कि आकार और स्वरूप, अर्थात गेस्टाल्ट से किसी अनुभव अथवा वस्तु में निहित संपूर्णता या समग्रता का बोध होता है। मैक्स वर्थिमर के शब्दों में किसी भी समग्र आकृति की विशेषताएं मात्र उसके व्यक्तित्व तत्वों से नहीं वरन उसके आंतरिक संगठन या प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि समग्राकृति की जो विशेषता है, समग्राकृति अभी आपको बताया था, ये अंतर्दृष्टि दोनों सेम ही है। तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो ये क्या है कि इसमें व्यक्तित्व तत्वों से नहीं बल्कि उसके आंतरिक संगठन या प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है उसकी विशेषताएं। गेस्टाल्ट सिद्धांत में किसी वस्तु के आकार को छोटे छोटे भागों में ना देखकर उसे समग्र रूप में देखा जाता है। मतलब कि एक बड़ा रूप उसको देखा जाता है, छोटे छोटे रूप उसके नहीं देखे जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है समग्र अंगों की तुलना में बड़ा होना। अब सिर्फ एक व्यक्ति को खड़ा कर जाए तो सिर्फ हैंड नहीं देखेंगे, आईज नहीं देखेंगे, क्या है, पूरा का पूरा व्यक्ति सामने नजर आएगा कि उसके हाथ पैर मुंह नाक सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से उसको पूरे ही रूप में देखा जाता है, अधूरे रूप में नहीं देखता है। तो वर्थिमर के शब्दों में संपूर्ण अथवा समग्र उसके खंडों के योग की तुलना में बड़ा है। तो पूरा मतलब के नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरा तो पूरा ही होता है, तो बड़ा भी होगा। जब छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या है एक साथ जोड़ देते हैं वो पार्ट क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। मान लीजिए एक पैराग्राफ लिखना है, अगर वो एक एक लाइन हम देखते हैं तो क्या है, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट को एक साथ लिख दिया जाए तो वो एक पैराग्राफ बन जाता है। तो इस तरह से पूर्णाकार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि पूर्ण आकारवाद उत्तेजनात्मक परिस्थिति को समझने की विधि है। तो कौन सी? उत्तेजनात्मक परिस्थिति को, मतलब कोई व्यक्ति अचानक से कुछ गुस्सा होने लगता है तो इस तरह से या उत्तेजित हो जाता है, तो उत्तेजनात्मक परिस्थिति को समझने की क्या है, एक विधि है। गेस्टाल्ट के समर्थकों को यह कहना है, गेस्टाल्टवाद के समर्थकों का यह कहना है कि विघ्न पैदा होने पर प्रत्यक्षीकरण के प्रारूप के प्रति की गई प्रतिक्रिया वातावरण में निहित उत्तेजक दशाओं पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बताया है प्रत्यक्षीकरण के प्रारूप के प्रति, अगर कोई चीज़ हमारे सामने उसे देखकर ही तो गुस्सा दिखाया जा सकता है या प्यार दिखाया जा सकता है। तो इसी तरह से तो वातावरण में निहित उत्तेजक दशाओं पर निर्भर करता है कि उसकी दशा किस तरह की है। हम किसी नवीन बात को नई समग्र आकृति की रचना करके सीखते हैं। इस प्रकार ये संगठन एवं पुनर्संगठन की क्रिया अपनी अनुक्रिया में होने वाले परिवर्तनों के रूप में अभिव्यक्त होती है कि उसमें किस तरह से बदलाव होगा, जिससे कि हम कहते हैं सीखना। कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं, ये होता है सीखना। कि एक बार गलती हुई, हमने दोबारा प्रैक्टिस करी, वो नेक्स्ट टाइम क्या है, अच्छा हो जाता है काम।
तो ये होता है सीखना। जब किसी समस्या का समाधान खोजते समय एकाएक मतलब कि अचानक से ही किसी हल के मस्तिष्क में आने के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्षीकरण में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, हमें वो उठानी है, तो क्या है, अब हम उसको खींच रहे हैं, नहीं आ रही है हाथ, तो क्या करेंगे हम, या तो डंडा लेकर आएंगे, या बेड के नीचे से कुछ निकालना हो तो क्या हम करेंगे, डंडा लेकर आएंगे, या कोई वाइपर वगैरह लेके आएंगे, उससे खींचने की कोशिश करेंगे। क्या हमारा विचार एकदम से बदल जाता है कि हमें ये चीज़ किस तरह से निकालनी है। तो यह परिवर्तन ही अंतर्दृष्टि कहलाता है कि हमारे अंतर की दृष्टि कैसी है। अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचार निम्न प्रकार हैं। तो अंतर्दृष्टि का मतलब सूझ या समझ, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं परिभाषाओं के बारे में। तो गुड के अनुसार परिभाषा दी गई है कि अंतर्दृष्टि यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान है। और यहाँ पे ये छोटी सी परिभाषा है, इसको तो आप आसानी से याद कर ही लेंगे कि अंतर्दृष्टि क्या है कि यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, अचानक से, निश्चित एवं तत्कालीन ज्ञान है। तो यहाँ पे BF स्किनर ने भी एक डेफिनेशन दी है, अंतर्दृष्टि को परिभाषित करना जटिल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन है। अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में इससे आशय है कि उनको समग्र परिस्थिति की पकड़ है। कि अगर बच्चे को कोई चीज़ दी जा रही है कि इसे आपको उठाकर इस बास्केट में डालना है, तो बच्चा क्या करें, बच्चा एकदम, कोई बच्चा सुस्त बैठा रहेगा कि नहीं जी मैं क्यों करूं। अब किसी बच्चे के दिमाग में अचानक से बात है, मुझसे ये कहा है तो मैं तो इसको उठाकर रख देता हूँ। तो ये होती है कि बच्चे की कैचिंग पावर कैसी है। तो एडरसन ने भी एक डेफिनेशन दी है, अंतर्दृष्टि से आशय समस्या के निराकरण को अचानक प्राप्त कर लेने से, कि समस्या क्या है उसका जो है समाधान किस तरह से निकाला जाता है, ये अचानक से उसके दिमाग में बैठ जाता है। इससे प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया परिस्थिति के चलते ही हल प्रत्यक्ष ज्ञान के स्थान के संदर्भ में होता है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, सामने किया जा रहा है, तो इसलिए इसको प्रत्यक्ष ज्ञान बोला है। कोलर ने दी है एक डेफिनेशन, एक अधिक तकनीकी अर्थ में सूझ का आशय किसी समस्या के हल को एकाएक पकड़ लेना, किसी समस्या का समाधान अचानक से कर लेना, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है तथा समस्या का निराकरण प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र अनुसार संख्या के संदर्भ में होता है। कि अचानक से उसके दिमाग में क्या है, समस्या का समाधान आ गया और प्रत्यक्ष ज्ञान पैदा हो गया, इस तरह से। तो कोलर ने जो प्रयोग किया है उसके बारे में अब हम देख लेते हैं कि कोलर ने किस तरह से प्रयोग किया है। तो कोलर ने सूझ द्वारा मतलब कि समझ के द्वारा अधिगम के सिद्धांत के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए उन्होंने ऐसा कोलर ने। तो कोलर ने अपना पहला प्रयोग किस पर किया था, चिंपैंजी पर किया था। ये बात आपको याद रखनी है कि कोलर का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहला वो किस पर हुआ था, चिंपैंजी पर किया गया था। तो कोलर ने एक पिंजरे में दो छड़ियों को इस प्रकार रखा जिससे दोनों छड़ियों को सरलता से जोड़ा जा सके, मतलब कि अगर छड़ी छोटी हो तो दूसरी उसमें जोड़ी जा सके, इस तरह से रखा उसने। और केले को पिंजरे के लिए केवल एक छड़ी का ही प्रयोग किया गया। वह केवल लेने में सफल ना हो सका, लेकिन कुछ समय के उपरांत मतलब बहुत बार बार उसने कोशिश की उस केले को लेने की, लेकिन वो नहीं ले पाया। लेकिन कुछ समय उपरांत मतलब कि बाद में वह अचानक ही बाहर इतनी दूर रखा था जिससे दोनों छड़ियों को एक बनाकर केले को प्राप्त किया जा सकता था। तो दो छड़ी थी, छोटी थी, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, अगर उनको जोड़ा जाए तभी वो केला उसको प्राप्त हो सकता था। तो ऐसा किया गया। तो चिंपैंजी ने पहली बार केले लेने दोनों छड़ियों को परस्पर जोड़ने में सफल हुआ और चिंपैंजी ने दोनों जुड़ी हुई छड़ियों से उक्त केलों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो एकदम से उसके दिमाग में आया चिंपैंजी के कि मैं इन दोनों छड़ियों को जोड़ देता हूँ और शायद ये थोड़ी और आगे बढ़ जाए, या थोड़ी बड़ी हो जाए ये लकड़ी, तब ये छड़ी बढ़ जाएगी तो मैं उस केले को ले लूँगा। तो इस तरह से उसके दिमाग में ये विचार आया, तो इसलिए इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा।
ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि ये केला यहाँ पे लगा दिया गया है और यहाँ पे क्या है कि छड़ी रख दी है रूम में। अब एक छड़ी क्या है, एक छड़ी से वो केला, पहले तो उसने हाथ से कोशिश की, लेकिन फिर एक छड़ी से कोशिश की, फिर छड़ी से भी उसके हाथ में केला नहीं आया। लेकिन बाद में देखिए यहाँ पे जॉइंट दिया गया है, ये दोनों दो छड़ी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो दोनों ही छड़ियों को क्या है इसने जॉइंट कर दिया है। तो जॉइंट करने के बाद ये केला उसके हाथ में आ जाता है। तो ये था इसका सूझ का सिद्धांत। तो उपर्युक्त प्रयोग के अतिरिक्त चिंपैंजी पर ही 3 अन्य प्रयोग भी किए गए। इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित है। तो यहाँ पे 3 प्रयोग और किए गए हैं चिंपैंजी के ऊपर ही। तो सीखने में किसी भी विषय वस्तु का संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो सीखने में किसी वस्तु का संगठन मतलब कोई किसी वस्तु को क्या है, एक से दूसरे को जोड़ना, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, उच्च बौद्धिक योग्यता वाले जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, अमूर्त चिंतन करने योग्य होते हैं, अतः ऐसे बालक ठोस पदार्थों पर अधिक निर्भर नहीं होते। कि जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपने माइंड से सोच लेते हैं। तीसरा ये कि अल्पायु के बालकों में मतलब कम आयु के बच्चों में क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता अधिक नहीं होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी से चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, तो अतः वे किसी वस्तु के संबंध में गहराई से नहीं सोच सकते। अब बच्चे से कहा जाए जाओ वो ग्लास उठा के लाओ, छोटे बच्चे से कहा जाए तो 10 बार तो वो आपकी बातें सुनेगा ही नहीं, इधर उधर घूमने लगेगा, लेकिन वो ग्लास ही उठाकर नहीं लाएगा। तो इस तरह से बहुत जल्दी नहीं सोच पाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाएगा उसको बोलते बोलते, 2-4 बार आप बोलेंगे उसके बाद, तब आप कहेंगे वो उंगली दिखाकर कि ये गिलास उठाकर मुझे दो, इशारा भी करेंगे, तब जाके बच्चा समझ पाएगा कि मुझे ये गिलास लेकर आना है। परंतु ऐसे बालक आवश्यक संबंधों से प्रत्यक्षीकरण अति शीघ्र ही कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो आवश्यक संबंधों से मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए ये चीज़ें कर लेते हैं। अगर बच्चे को यहाँ पे खाने की चीज़ रख दी जाए तो वो बच्चा फटाफट से उठा लेगा उसको। अब पढ़ते हैं हम इसकी विशेषताओं के बारे में। तो अंतर्दृष्टि से सीखने की विशेषता निम्नलिखित है। यह पहला ये है कि यह किसी समस्या का निराकरण करते समय अचानक ही पैदा होती है। तो अंतर्दृष्टि मतलब कि अंदर की शक्ति, अंदर आत्मा कहते हैं ना जिसे, तो ऐसी अंतर्दृष्टि, मन की दृष्टि, वो क्या है, अचानक पैदा होती है। अब मुझे पता है कि मुझे ये बॉल यहाँ से उठानी है। अब मान लीजिए कोई चेयर या कुर्सी बीच में रखी हुई है, तो मैं उधर से निकल के जाऊंगी तो मेरे को अचानक से ध्यान आएगा, मैं इसको साइड कर दूँ तो मैं आसानी से निकल के जा सकती हूँ। तो यही क्या है, अंतर्दृष्टि से क्या है समझ में आ जाता है, अचानक ही पैदा होती है। दूसरा ये कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, कि ऐसे व्यक्ति के अचानक ही जल्दी से सोच लेते हैं, उनकी विचार शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण उनमें अंतर्दृष्टि का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। तो ऐसे बच्चों में क्या अंतर्दृष्टि बहुत तेजी से होती है। तीसरा, इसके द्वारा प्रत्यक्षीकरण में सहायता प्राप्त होती है कि बच्चा फेस टू फेस उस काम को कर रहा है। चौथा, आयु भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। आयु किस तरह से करती है बताया ना, छोटा बच्चा बहुत कम सीख पाया, बहुत जल्दी से नहीं विचार कर पाएगा, लेकिन बड़ा बच्चा विचार कर लेगा। तो आयु का भी इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और प्रौढ़ों की अपेक्षा अल्पायु के बालकों में अंतर्दृष्टि कम कार्य करती है। तो जो प्रौढ़ होते हैं मतलब ज़्यादा ही वैसे होते हैं, ज़्यादा उम्र के, तो उनमें क्या होता है, अल्प आयु के बालकों में अंतर्दृष्टि कम कार्य करती है। कि प्रौढ़ों में क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब उनमें सोच समझने की शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वो उन चीज़ों को करते चले आ रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, तो उनमें क्या है, ये अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है। वो अचानक से सोच सकते हैं उन चीज़ों, लेकिन बच्चे नहीं सोच सकते। पांचवा, पूर्व अनुभव भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है। पूर्व अनुभव भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है। मान लीजिए मैंने 2-4 बार क्या है किसी कार्य को किया लेकिन नहीं हो रहा है, तो क्या है, मुझे दोबारा पूर्वानुभव मतलब मुझे पूर्व अनुभव हुआ कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी और की सहायता से इसे कर सकता हूँ। जैसे कि उसने छड़ी की सहायता से किया चिंपैंजी ने, तो वो पूर्व अनुभव भी इसको प्रभावित करता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है
कि व्यक्ति को अधिक अनुभव होने से उसमें अंतर्दृष्टि भी अधिक होगी। बहुत से ऐसे बुजुर्ग भी मिल जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुछ समझने को ही राजी नहीं होते, उनके अंदर अंतर्दृष्टि ही नहीं होती, सोच ही नहीं होती अच्छी। छठा, अंतर्दृष्टि अवबोध पर आधारित होती है। और सातवां, ये अंतर्दृष्टि द्वारा सीखे गए अधिगम या कार्य की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे आठवां पॉइंट दिया है, सीखे गए अधिगम का नवीन परिस्थितियों में स्थानांतरण भी किया जा सकता है, कि नई नई परिस्थितियाँ रखी जाएँ तो उनको करने की भी कोशिश कर सकते हैं बच्चे। और नाइन्थ ये है कि अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का हल करने हेतु किया गया प्रत्येक प्रयास परस्पर संबंध होता है तथा पूर्व व्यवहार को संगठित व परिवर्तित करने में यह सहायक सिद्ध होता है। तो यहाँ पे अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का हल करने के लिए जो है, मतलब किसी कार्य को करने के लिए जो है अंतर्दृष्टि का होना आवश्यक है, और उसका संबंध जो है उस प्रत्यक्ष चीज से होता है। अब बात करते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक। तो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला यह है कि बुद्धि अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। क्या जी? बुद्धि। जब तक दिमाग ही नहीं होगा तो कोई काम हम नहीं कर सकते। तो इसको प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या हो गया? बुद्धि। उच्च बौद्धिक स्तर वाले जीवों में अंतर्दृष्टि अधिक होती है। जिनका बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर अच्छा होता है, उनमें अंतर्दृष्टि की सूझ भी अच्छी होती है। दूसरा, अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है अनुभव। अनुभवों के आधार पर क्या है, व्यक्ति अपना किसी भी समस्या का निराकरण अतिशीघ्र कर लेता है। कि हमें क्या है, हम कहते हैं ना, दादा नानी हमारे कहते हैं अच्छा हमें सिखा रही है, हम तो सालों से करते आ रहे इस काम को, हमें क्या समझ नहीं है। इस तरह से क्या है, उनका अनुभव भी क्या है, इसको प्रभावित करता है। तीसरा, प्रत्यक्षीकरण अंतर्दृष्टि का मुख्य आधार होता है। प्रत्यक्षीकरण, चीज हमारे सामने होनी चाहिए, और यही अंतर्दृष्टि का विकास करता है। जब तक हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगी चीज, तब तक हमारी अंतर्दृष्टि भी काम नहीं कर पाएगी। चौथा, समस्या की रचना भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। समस्या की रचना मतलब कि अब हम किसी चीज़ को कैच कर रहे हैं, जैसे चिंपांजी केला लेने जा रहा है, तो उसके सामने क्या है कि समस्या रखी गई कि वो दूर है, मैं उसको कैसे लूँ। तो समस्या भी क्या है, समस्या की रचना भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। पांचवा, प्रयास भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करता है। किसी भी क्रिया के मूल में प्रयास अवश्य निहित रहता है। कि प्रयास, किसी कार्य को हमें करना है, क्यों करना है? जब हमें भूख लगेगी तो हम खाना ऑटोमेटिकली, हाथ हमारा खाने पे जाएगा और उठाएंगे हम खाना। भूख लगेगी तो जरूर उठाएंगे। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे कि हमारे मुंह में खाना आ जाए, नहीं आ सकता जब तक हम उसे उठाने का प्रयास ना करें। सॉरी। अब बात करते हैं इसकी आलोचना की। तो इस सिद्धांत की आलोचना निम्नवत की गई है। इस सिद्धांत के जो नियमों के अनुसार समस्त प्रकार का अधिगम नहीं किया जा सकता है। इसकी आलोचना में बताया है कि जो सिद्धांत हैं, इनके नियमों का अनुसार जो है समस्त प्रकार, मतलब सभी प्रकार के अधिगम के लिए आवश्यक नहीं है ये। सॉरी, खांसी हो रही है। दूसरा यह है कि यह सिद्धांत शिक्षा दर्शन एवं मनोविज्ञान का समन्वित रूप है। किसका? शिक्षा दर्शन का और मनोविज्ञान का। इन चीज़ों के लिए ही क्या है, साइकोलॉजी में ही क्या है, अधिगम किया जा सकता है, यह अंतर्दृष्टि का प्रयोग हो सकता है। तीसरा, इस सिद्धांत शिक्षा में प्रयास एवं भूल किसी न किसी स्तर पर अवश्य रहती है। कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं, हमें पता नहीं है, फिर उस कार्य को करने की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो प्रयास एवं भूल का भी सिद्धांत पर यह आवश्यक है। चौथा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बालकों व पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत सिर्फ बालकों और पशुओं पर ही नहीं लागू किया जा सकता है, क्योंकि उनमें चिंतन का अभाव होता है, क्योंकि बच्चे इतनी समझ रखते नहीं हैं और जानवरों में समझ होती नहीं है, इसलिए इन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है इसका।
अब बात करते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता कि इसकी उपयोगिता शिक्षा में किस तरह से है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। पहला ये है कि विद्यार्थियों के सामने समस्या को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, कि उनके सामने उस समस्या को रखना चाहिए पहले। दूसरी उपयोगिता, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम में विषय वस्तु के प्रारूप संगठन का विशेष महत्व होता है, तो विषय वस्तु भी होनी चाहिए और इसलिए अध्यापक द्वारा विषय वस्तु को इस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वह समस्या के समग्र को स्पष्ट कर सके। तो ऐसी चीज़ें हम बच्चों के सामने रखनी चाहिए। तीसरा, ये विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तत्पर बनाने हेतु शिक्षक को अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए और विद्यार्थियों को उनकी पूर्व धारणाओं से मुक्त कराना चाहिए कि उन्होंने पिछले साल कहते हैं ना, अभी पिछली बार आपने ये क्वेश्चन याद नहीं किया था, अब याद कर लो। तो क्या है, और बच्चे को याद रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चन याद नहीं किया था, मेरा क्या है टेस्ट नहीं हो पाया था, तो मैं फाइनल पेपर में भी नहीं बैठ पाऊँगा, इसलिए मैं इसको याद कर लेता। ये पूर्व क्या है, उनकी पूर्ण धारणाएं, उनसे मुक्त करना चाहिए। और चौथा, विद्यार्थियों के ध्यान को समस्या पर केंद्रित करते हुए शिक्षक को उनकी जिज्ञासाओं को यथावत रखना चाहिए, कि उनमें जानने की इच्छा को बढ़ाना चाहिए। अभाव में सूझ का विकास नहीं हो सकता। जब तक बच्चे में जानने की जिज्ञासा नहीं होगी, वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि करना क्या है, तो तब तक उनका सूझ का विकास काम नहीं कर सकता। पांचवा, विद्यार्थियों में अंतर्दृष्टि का विकास करने हेतु शिक्षक का कार्य उनकी अंतर्दृष्टि के अनुकूल होना चाहिए, कि शिक्षक जो कार्य कर रहा है वो बच्चे की अंतर्दृष्टि के अनुसार ही होना चाहिए, कि बच्चा कितना एक्टिव है, ये ध्यान रखा, क्योंकि उनमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटे बच्चों में अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हो पाता है। छठा ये कि छात्रों के पूर्व अनुभवों के संगठन पर भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को कितना पूर्व अनुभव है, कि बच्चे को कितना आता है, इसका भी शिक्षक को क्या है ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम में अनुभव अधिक सहायक सिद्ध होते हैं, कि अनुभव किसका होगा, टीचर को होगा या स्टूडेंट को होगा। तो ऑब्वियसली ये तो टीचर को ही होगा ना, क्योंकि टीचर पढ़ा चुका है, इन चीज़ों को पढ़ चुका है, पढ़ा चुका है, तो टीचर को एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उसका अनुभव ज़्यादा होगा, तभी तो बच्चे को सिखा सकते हैं ना। तो इसलिए ये अनुभव क्या है, अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। और सातवां, प्रेरणा का अंतर्दृष्टि से सीखने में अत्यधिक महत्व होता है। प्रेरणा, बच्चे में प्रेरणा भी देखी जाती है कि बच्चा सीखने के लिए उत्सुक है या नहीं है। उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान ना होने पर, कि बच्चे को सीखना क्या है, इसका ज्ञान ना होने पर छात्रों में अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हो सकता। अतः अध्यापक उद्देश्य को स्पष्ट करके छात्रों को अभिप्रेरित कर सकता है। अध्यापक क्या उनके उद्देश्य को स्पष्ट करे और फिर उन छात्रों को क्या है अभिप्रेरित कर सकता है। आठवां, अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम का विकास एक एक पद करके शनि शनि मतलब कि बहुत धीरे धीरे होता है। अंतर्दृष्टि के माध्यम से क्या है, अधिगम का विकास, सीखने का विकास क्या है, बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए अध्यापक को विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे उनमें अंतर्दृष्टि विकसित हो सकती है। जैसे कि किसी बच्चे को एक पैराग्राफ याद करने के लिए दिया जाए, बच्चा उसे कभी याद नहीं करेगा, उससे डरेगा कि मैं तो पैराग्राफ बहुत बड़ा है, मैं याद नहीं कर सकता। अगर उसे दो दो लाइनें भी याद करने के लिए दे दी जाए ना, वो इतनी जल्दी याद करेगा कि 2-4 घंटे में ही आपको सुना देगा। तो इस तरह से छोटे छोटे पदों में ही प्रस्तुत करना चाहिए, इससे उनमें अंतर्दृष्टि का विकास हो। 9वां, अध्यापक सीखने को यथावत महत्व ना दे, वरना एक ही विषय वस्तु को अधिगम के तीनों स्तरों पर स्मृति, बोध व चिंतन पर पृथक पृथक रूप से प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे क्या है, सीखने की यंत्रवत महत्व ना दें, कि क्या है सीखना सिर्फ रट्टा मारना ही नहीं, उनको
क्या है, स्मृति, बोध, चिंतन पर भी क्या है पृथक रूप से प्रस्तुत करें। कि तीनों ही स्तर का क्या है प्रयोग करना चाहिए एक अध्यापक को, कि बच्चा समझ रहा है चीज़ों को, उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखें इन चीज़ों को, और क्या है उनमें समझ बढ़ाए, उनको सोचने के लिए टाइम दे, प्रोजेक्ट वगैरह दे। तो इससे बच्चे में क्या है अंतर्दृष्टि का विकास होता है। 10वां पॉइंट, अध्यापक को अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग समस्या समाधान अधिगम के लिए करना चाहिए। तो अंतर्दृष्टि का प्रयोग किस लिए करना चाहिए? समस्या समाधान के लिए करना चाहिए। उनके सामने नई नई समस्याएं रखी जाएं कि अच्छा बताइए कि पेड़ों को हमारे अंदर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमें, इस तरह से एक एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए। इस संबंध में गैरिसन ने लिखा है कि शिक्षालय में बालकों के समस्या समाधान पर आधारित अधिगम की इस सिद्धांत द्वारा व्याख्या की जा सकती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।